तो आज क्या पढ़ना है आपने को? मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, आपको वैसे मैसेज तो आ गया होगा। चलो अच्छा, अब आप बताओ मध्य प्रदेश की एमपी की ज्योग्राफी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या जानकारी है, कुछ बताएं। किसी को कोई जानकारी नहीं? अच्छा, सिंपल सा बताओ। जैसे आप ये एमपी का मैप तो देख ही रहे हैं, अपना मध्य प्रदेश है ना, भौगोलिक दृष्टि से कौन से भूभाग का भाग है? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड, बिल्कुल राइट। लिखो, सबसे पहली लाइन तो यहीं से शुरू करो। लिखो, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भूभाग है। गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब आप समझते हैं गोंडवाना लैंड क्या है? क्या गोंडवाना लैंड मतलब क्या? कोई जानकारी नहीं क्या? देखो, वैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी आप देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाता हूं, पर ये ध्यान रखिए, ये फिजिकल ज्योग्राफी का है। इसके लिए जैसे महाद्वीप बने, है ना, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, फिर अपना भारत देश बना, तो टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये उसी के एक पार्ट में से आता है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि मध्य प्रदेश जो है भूवैज्ञानिक दृष्टि से काय का भाग है? गोंडवाना लैंड का। और ये आपका एमपी की ज्योग्राफी का सबसे पहला क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। ठीक है यहां तक? अब देखो, एक चीज और आता है। जैसे अपन इंडिया का मैप बना है, तो मध्य प्रदेश लगभग यहां कहीं आ जाएगा। तो ये कौन सा भाग है? यानी मध्य प्रदेश इंडिया में किस स्थान पर आता है? तो प्रायद्वीपीय पठार, हाँ, ग्रेट इंडियन पेनिसुला। लिखो, दूसरी लाइन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। लिखो, संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। ये अपने इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार आता है। इधर आपने देखा होगा ये पूर्वी घाट। अब देखिए, ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट है। मैं आपको तो नहीं बता पाऊंगा, समय बहुत लग जाएगा, एक एक घंटे के। ये पूर्वी घाट, ये इधर पश्चिमी घाट, इसके बीच में ये क्या कहलाता है? ग्रेट इंडियन पेनिसुला, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये पूरा ऊपर से लेकर और नीचे तक है। तो अपन कहां पर है? उत्तर दिशा में। ये ऐसा मान लें, महाराष्ट्र के बाद में क्या होगी? दक्षिण दिशा। तो दूसरी लाइन ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में। और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश कहां से काय का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। पहले तो दो लाइनें याद रखना, ठीक है? अब आप मैप में देख भी रहे होंगे, कुछ आपको जानकारी भी होगी। पहले अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये अपना पूरा मध्य प्रदेश, ये ऊपर का भाग, ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, यहां से अपन स्टार्ट करें, ये चलते गए इधर, यहां से, तो ये पूरा ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश, मध्य भारत का पठार। दिख रहा है आपको? ये ग्रीन लाइन बनाई है, ये क्या क्या है? मध्य भारत का पठार। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर अपन फुल डिटेल में भी लिखेंगे, है ना। मध्य उच्च प्रदेश क्या, जस्ट आपके सामने मैप बना है तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये हिस्सा, ये देखिए, यहां से स्टार्ट करा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार, मध्य प्रदेश की एक भौगोलिक संरचना। अब देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं इधर, यहां से अपन ने स्टार्ट करा, ये चलते हुए गए, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है? बुंदेलखंड का पठार। अब यहां पे ध्यान ना, बुंदेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और बहुत सारा हिस्सा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, यहां पर आपका ललितपुर जिला आएगा, यहां पर क्या जाएगा? झांसी जिला। तो इसी तरह से, तो ध्यान ना, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। सही है ना? समझ में आ रही सब बात? है ना? मैप दिख रहा है ना प्रॉपर?
जस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी जो क्या मैप बना है, आपका ध्यान बार बार जाता तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। ये हो गया मध्य भारत का पठार, कौन से जिलों पर आता है, इसकी विशेषता क्या है, सब अपन पढ़ते हैं। ये हिस्सा क्या है, बुंदेलखंड का पठार, जो एमपी यूपी दोनों में कॉमन है। अब आते हैं रीवा पन्ना का पठार, तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये क्या है अपना रीवा पन्ना का पठार, तीसरा हिस्सा, सही है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर इसी के बाद में ये बघेलखंड का पठार, या इसका दूसरा नाम क्या, पूर्वी पठार, इसीलिए मैंने नंबर दे दिए 1 2, कि आप कंफ्यूज नहीं हो, उसके 2 नाम है, बघेलखंड का पठार बोले या फिर बोले पूर्वी पठार। कौन सा हिस्सा, ये वाला, ठीक है, बघेलखंड का पठार। और इसके पास में चलते हैं तो ये आपको दिख ही रहा होगा नर्मदा सोन घाटी, दिख रहा है पूरा मैप, बोर्ड पे पूरा दिख रहा है ना। ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी, मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा, ये पूरा है। रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, यहां से लेके और एंड तक। फिर उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के ये बॉटम में पूरे दक्षिणी भाग में क्या रहे, सतपुड़ा पर्वत, क्या बोला जाता है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, जिसको हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत के नाम से। तो कहां पर है, पूरे दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश के। दिख रहा है सब आपको। अपन डिटेल में चलेंगे, सबकी विशेषता पढ़ेंगे। ये हो गया। अब आखिरी अपना बचा मालवा का पठार, जहां अपन रहते ही हैं। तो ये हिस्सा पूरा क्या हो गया, मालवा का पठार। क्लियर है, दिख रहा है ये मालवा का पठार। नक्शा कुछ कुछ समझ में आ गया, हाँ बोले, ठीक है ना। हाँ वैसे आप फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे होगे, इतना तो आपने मैप देखा ही होगा, है कि नहीं। अब यहां से कुछ पूछना करना है, फिर अपन आगे चले। 2-4 फैक्ट्स मैंने आपको जरूरी है, जो कि क्या लिखने में थोड़ी दिक्कत जाती है, पर क्या समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली लाइन तो आपको याद हो गई कि मध्य प्रदेश काय का भूभाग है, गोंडवाना लैंड का। संरचना की दृष्टि से काय का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला का। ये दोनों लाइनें याद है, ये ध्यान ना, ये दोनों के दोनों डिक्टो एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अपन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो प्राकृतिक भूगोल, फिजियोग्राफी के अनुसार, अगली लाइन लिखो, प्राकृतिक भूगोल, फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहली लाइन ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भूगोल फिजियोग्राफी के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग आप बता सकते हो? देखो अभी ये बोलते बोलते मैंने कहा था प्राकृतिक भूगोल 3 भागों में, इन्होंने उत्तर दिया और 4 नाम बता दिए। तो ये बुंदेलखंड का पठार एक अलग चीज है और बघेलखंड का पठार एक अलग चीज है। तो ये पूर्वी पठार किसको बोला जाता है? बघेलखंड के पठार को, बुंदेलखंड के नहीं। हाँ अब ये ब से या कोई भी कंफ्यूजन ना रखे, सिर्फ ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये बुंदेलखंड नहीं है, ये बघेलखंड है, ईस्टर्न प्लेट्यू, पूर्वी पठार। और बुंदेलखंड ये अलग है, ऊपर का हिस्सा। ये देखो ये यहां पर, इसीलिए आपको पहले मैंने मैप बनाया, दोनों आपस में टच भी नहीं करते हैं, बीच में रीवा पन्ना का पठार आता है। तो देखो प्राकृतिक भूगोल के अनुसार मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित है? 3। फिजियोग्राफी के अनुसार, अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, कि प्राकृतिक भूगोल के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ये अभी जो पुलिस की एग्जाम हुई है ना 1-2 साल में पिछले, कम से कम ये क्वेश्चन 4 बार आया है मिनिमम, जहां तक मेरे को आता है, याद है। तो देख ले, पहला कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड रीजन, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है ना, सबसे पहला भाग क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। नोट करो, सेंट्रल हाईलैंड। मैं आपको बताऊंगा अभी सेंट्रल हाईलैंड क्या, भी नोट कर। ये क्या है? प्राकृतिक भूगोल में पहला वाला हिस्सा।
फिर दूसरा आपका पार्ट है कौन सा, ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये दूसरा भाग पार्ट 2 क्या है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये वाला हिस्सा। दूसरा प्राकृतिक भाग 3 में से दूसरा वाला कौन सा, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। अब आप बोलोगे सर केंद्रीय उच्च भूमि तो यहां दिख नहीं रही, अभी दिखाते हैं, सही है, कहां पर है। तीसरा पार्ट है बघेल खंड का पठार, बघेल खंड का पठार। यानी एमपी को फिजियोग्राफी के अनुसार 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। तो ये संख्या याद रखना 3, यही अभी पुलिस की एग्जाम में दर्जनों बार आया। पहला आया है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, तीसरा है बघेलखंड का पठार। ये 2 तो आपको मैप में दिख रहे हैं, कौन सा, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी ये नीचे, बघेलखंड का पठार ये आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर केंद्रीय उच्च भूमि तो कहीं नहीं लिखा। तो देखिए इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को हटा के, ये सारे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि। ये सब मिलेंगे, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये भी मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये पांचों मिलाकर क्या बनता है, केंद्रीय उच्च भूमि। देखो अभी ये बोलते बोलते मैंने कहा था प्राकृतिक भूगोल 3 भागों में इन्होंने उत्तर दिए और 4 नाम बता दिए। तो ये बुंदेलखंड का पठार एक अलग चीज है और बघेलखंड का पठार एक अलग चीज है। तो ये पूर्वी पठार किसको बोला जाता है, बघेलखंड के पठार को, बुंदेलखंड के नहीं। हाँ अब ये ब से या कोई भी कंफ्यूजन ना रखे, सिर्फ ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये बुंदेलखंड नहीं है, ये बघेलखंड है, ईस्टर्न प्लेट्यू पूर्वी पठार, और बुंदेलखंड ये अलग है, ऊपर का हिस्सा। ये देखो ये यहां पर, इसीलिए आपको पहले मैंने मैप बनाया, दोनों आपस में टच भी नहीं करते हैं, बीच में रीवा पन्ना का पठार आता है। तो देखो प्राकृतिक भूगोल के अनुसार मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, 3। फिजियोग्राफी के अनुसार, अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, कि प्राकृतिक भूगोल के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 3। ये अभी जो पुलिस की एग्जाम हुई है ना 1-2 साल में पिछले, कम से कम ये क्वेश्चन 4 बार आया है मिनिमम, जहां तक मेरे को आता है याद है। तो देख ले, पहला कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड रीजन, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है ना, सबसे पहला भाग क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि, नोट करो सेंट्रल हाईलैंड। मैं आपको बताऊंगा अभी सेंट्रल हाईलैंड क्या, भी नोट कर, ये क्या है प्राकृतिक भूगोल में पहला वाला हिस्सा। फिर दूसरा आपका पार्ट है कौन सा, ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये दूसरा भाग पार्ट 2 क्या है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये वाला हिस्सा। दूसरा प्राकृतिक भाग 3 में से दूसरा वाला कौन सा, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। अब आप बोलोगे सर केंद्रीय उच्च भूमि तो यहां दिख नहीं रही, अभी दिखाते हैं, सही है, कहां पर है। तीसरा पार्ट है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। यानी एमपी को फिजियोग्राफी के अनुसार 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। तो ये संख्या याद रखना 3, यही अभी पुलिस की एग्जाम में दर्जनों बार आया। पहला आया है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, तीसरा है बघेलखंड का पठार। ये 2 तो आपको मैप में दिख रहे हैं, कौन सा, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी ये नीचे,
बघेलखंड का पठार ये आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर केंद्रीय उच्च भूमि तो कहीं नहीं लिखा। तो देखिए इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को हटा के, ये सारे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये सब मिलाकर क्या कहलाते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। ये सब मिलेंगे, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये भी मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये पांचों मिलाकर क्या बनता है? केंद्रीय उच्च भूमि। देखो अभी ये बोलते बोलते मैंने कहा था प्राकृतिक भूगोल 3 भागों में, इन्होंने उत्तर दिए और 4 नाम बता दिए। तो ये बुंदेलखंड का पठार एक अलग चीज है और बघेलखंड का पठार एक अलग चीज है। तो ये पूर्वी पठार किसको बोला जाता है? बघेलखंड के पठार को, बुंदेलखंड के नहीं। हाँ, अब ये ब से या कोई भी कंफ्यूजन ना रखे, सिर्फ ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये बुंदेलखंड नहीं है, ये बघेलखंड है, ईस्टर्न प्लेट्यू, पूर्वी पठार। और बुंदेलखंड ये अलग है, ऊपर का हिस्सा। ये देखो ये यहां पर, इसीलिए आपको पहले मैंने मैप बनाया, दोनों आपस में टच भी नहीं करते, बीच में रीवा पन्ना का पठार आता है। तो देखो प्राकृतिक भूगोल के अनुसार मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित है? 3। फिजियोग्राफी के अनुसार, अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, कि प्राकृतिक भूगोल के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ये अभी जो पुलिस की एग्जाम हुई है ना 1-2 साल में पिछले, कम से कम ये क्वेश्चन 4 बार आया है मिनिमम, जहां तक मेरे को आता है, याद है। तो देख ले, पहला कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड रीजन, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है ना? सबसे पहला भाग क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। नोट करो, सेंट्रल हाईलैंड। मैं आपको बताऊंगा अभी सेंट्रल हाईलैंड क्या, भी नोट कर। ये क्या है? प्राकृतिक भूगोल में पहला वाला हिस्सा। फिर दूसरा आपका पार्ट है कौन सा? ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये दूसरा भाग, पार्ट 2 क्या है? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये वाला हिस्सा। दूसरा प्राकृतिक भाग 3 में से दूसरा वाला कौन सा? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। अब आप बोलोगे सर केंद्रीय उच्च भूमि तो यहां दिख नहीं रही, अभी दिखाते हैं, सही है? कहां पर है? तीसरा पार्ट है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। यानी एमपी को फिजियोग्राफी के अनुसार 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। तो ये संख्या याद रखना 3, यही अभी पुलिस की एग्जाम में दर्जनों बार आया। पहला आया है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, तीसरा है बघेलखंड का पठार। ये 2 तो आपको मैप में दिख रहे हैं, कौन सा? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, ये नीचे, बघेलखंड का पठार ये आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर केंद्रीय उच्च भूमि तो कहीं नहीं लिखा। तो देखिए इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को हटा के, ये सारे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये सब मिलाकर क्या कहलाते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। ये सब मिलेंगे, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये भी मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये पांचों मिलाकर क्या बनता है? केंद्रीय उच्च भूमि। ये पांचों पार्ट हैं। यहां से अपन इतना अलग कर देते हैं, ये हिस्से को यदि अपन हटा दें अलग, ये वाला हिस्सा यानी पूर्वी पठार और सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, इन दोनों को अलग कर दें, तो ये बाकी जितना भी ऊपर का हिस्सा है ये सब क्या कहलाता है? केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड रीजन। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? केंद्रीय उच्च भूमि किधर है? क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि कहीं लिखा नहीं है यहां पर आपको मैं बता देता हूं।
ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार को हटा दो तो ये पूरा ऊपर का हिस्सा, ये पांचों, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये सब बुंदेलखंड का पठार, पांचों के पांचों क्या है, मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि। क्लियर हो गई बात। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी तो आपको ये दिख ही रही है, बघेलखंड का पठार ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ये 3 लिख लिए, है ना। आप सभी लोग बोला करो। चलो अब देखो, शुरुआत में अपन जब पढ़ेंगे तो जैसे मैंने 3 क्वेश्चन तो आपको बता दिए आगे, अब इनकी सबकी डिटेल पढ़ना पड़ेगी। केंद्रीय उच्च भूमि क्या, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी क्या, और बघेलखंड का पठार क्या। पर जैसा आप देख रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि में कितने 5 पार्ट हो गए, 5। अब अगली लाइन में लिखो, केंद्रीय उच्च भूमि में, केंद्रीय उच्च भूमि में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी शामिल हैं। यानी क्या, केंद्रीय उच्च भूमि के 5 भाग हैं, ये खुद 5 भागों में डिवाइडेड है। कौन से 5 भाग, ये रहे, मध्य भारत पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। अब देखिए इनकी मैं बारी बारी से आपको डिटेल बताते जाऊंगा, अभी अपन आगे देखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है, केंद्रीय उच्च भूमि, और इसके अंदर ये 5 पठार पढ़ेंगे, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, ये 5 चीजें अपने को जो है पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा अपन आएंगे सतपुड़ा मैकाल पर और बघेलखंड के पठार पे। क्लियर हो गया यहां तक। चलो अपन आ जाते हैं, अब अपन फर्स्ट अपन आते हैं, स्टार्ट करते हैं, लिखो मध्य भारत के पठार से। मध्य भारत का पठार कौन सा हिस्सा, ये वाला, इसकी विशेषता है। अब अच्छा, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, बता सकते हो। नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, और आगे एग्जाम ओरिएंटेड बताओ। देखो अपन काय की तैयारी कर रहे हैं, प्री की, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपने को वो चीजें बतानी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। लिखो, इस पठार को सरसों का पठार कहा जाता है। पहली लाइन, सरसों का पठार, सुना था आपने पहले ये, किसको, मध्य भारत के पठार को सरसों का पठार कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ मस्टर्ड, प्लेट्यू ऑफ मस्टर्ड, सरसों का पठार, ये तुम्हारे पुलिस में एग्जाम में आया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन। अभी अपन बात करते हैं, अपन पहले फैक्ट लिख लेते हैं। दूसरा लिखो, इसे ही सरसों की हांडी, सरसों की हांडी कहा जाता है। सरसों की हांडी, ये दोनों नाम याद रखना। ऐसे फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में। देखो एग्जाम में इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि इसका एरिया पूछे, कम है, पूछने की संभावना ज्यादा क्या, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो सरसों का पठार और सरसों की हांडी, मस्टर्ड आप समझते हैं, है ना, आपने देखा होगा, सरसों घरों में अभी यूज होती है, तो यहां पर भारी मात्रा में उत्पादन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सरसों का पठार या सरसों की हांडी। अब इसके लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, इनका थोड़ा वेटेज कम होता है, पर अपन नोट कर ही लेंगे। ठीक है यहां तक। और कुछ इसके अलावा बताओ। तीसरा एक और नाम है, तीसरा भी एक और नाम है इसका, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्जाम में आने जैसा। सरसों का पठार, सरसों की हांडी बता दिया, और चंबल उप आंध्र प्रदेश, चंबल का उप आंध्र प्रदेश, चंबल का उप आंध्र प्रदेश, हां चंबल का उप आंध्र प्रदेश। चंबल, चंबल नदी हो गई, उप मतलब हो गया सब, आंध्र मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा जहां शुष्क टाइप का।
ये इसका तीसरा। तो मध्य भारत के पठार के 3 नाम आप है ना, तीनों याद रखना, ये एग्जाम में भी आए भी हैं। चंबल का उपाध्य प्रदेश, सरसों की हांडी, सरसों का पठार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये इसके 3 नाम हो गए। अब लिखो यहां पर दूसरा पॉइंट, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एमपी में तो है, इधर की तरफ क्या आता है, यहां पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, राजस्थान है, और इधर क्या हो गया, यूपी। ये मुरैना से यहां से लाइन कट जाती है, तो ये यूपी में भी है। हाँ, एमपी, यूपी, राजस्थान, तीनों राज्यों में स्थित है ये। अब देखो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, पर मैं आपको बताता हूं कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन कई किताबों में नहीं मिलते हैं, पूरी तरह से डिपेंड काय पर करते हैं, आपके कॉमन सेंस पर। अब सपोज आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन एमपी, यूपी एंड राजस्थान, कि ऐसा कौन सा पठार है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में स्थित है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये कब होगा, जब आपको ये मैप याद होगा। ध्यान रखना, ज्योग्राफी में मैप दिमाग में होना बेहद जरूरी होता है। सही है, क्लियर हो रही बात। ये आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को छूता है, बताइए कौन सा है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को भी छूता है और राजस्थान को भी छूता है, बताइए। टीकमगढ़ राजस्थान को कहां छूता है, नीमच राजस्थान को यूपी को कहां छूता है, आपने भी बोला टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ तो ये रहा यहां पर, इधर राजस्थान कहां है, आप बोल रहे हो नीमच, ये इधर आएगा नीमच, तो यह उत्तर प्रदेश कहां है। श्योपुर बोल रही हैं, श्योपुर यहां पर है, यहां पर उत्तर प्रदेश कहां आया, शिवपुरी, दिख गया। शिवपुरी कहां है, लगभग यहां, ये बीच में। अरे सही है ऐसा। तो ये चीजें कब होगी, आप जब का मैप आपके दिमाग में रहेगा। मैंने आपको ये बात समझाने के लिए बोला है कि ये किताब में कहीं नहीं लिखा रहेगा कि मध्य भारत का पठार, उत्तर प्रदेश, इनको सबको शामिल करता है। ये अपने दिमाग में चलना चाहिए कंसेप्ट, है ना। तो ध्यान रखना, ज्योग्राफी की पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि अपने दिमाग में मैप होना चाहिए। हां, मुरैना भी राइट आंसर है, शिवपुरी भी राइट आंसर है, पर आपके दिमाग, मेरा कहने का मतलब है राइट आंसर रॉन्ग आंसर से ज्यादा क्या आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। तो आपको कभी भी मध्य भारत के पठार की बात हो तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में ये हिस्सा क्लियर होना चाहिए। अब मैं शिवपुरी उबरी हटा देता हूं, ठीक है ना। तो ये एमपी, यूपी और राजस्थान तीनों राज्यों में, ठीक है यहां तक। अब अगला पॉइंट लिखो इसमें, इस क्षेत्र की या मध्य भारत के पठार की मुख्य समस्या मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन, सॉइल इरिजन, सॉइल इरिजन, ERISION, मृदा अपरदन। मैं भी आपको समझाता हूं, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या या इस पठार की प्रमुख समस्या क्या है, मृदा अपरदन। किसकी, मध्य भारत के पठार की। अब मृदा अपरदन का एक और नाम है रेंगती हुई मृत्यु, नोट कर लो। मृदा अपरदन को क्या बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है, मृदा अपरदन, सॉइल इरिजन। अरे वो आपने सुना होगा चंबल में बहुत सारे बागी, नॉट डाकू, है ना, वो लोग रहते हैं। व्हाट, उनका इनसे क्या कनेक्शन, देखिए ये चंबल नदी यहां से निकल के जाती है, ये पूरी एमपी यूपी की बॉर्डर पर ये वाला हिस्सा। तो ये क्या करती है, यहां की मिट्टी में बहुत बड़े कटाव करती है, कटाव काट देती है, मिट्टी को छांटती चले जाती है। तो क्या होता है, बीच में भारी भारी बड़ी बड़े साइज की गैप बन जाती है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जैसे ये पूरी अपन प्लेन जमीन मान लें, तो इसमें क्या होगा, नदी के बहाव के कारण पता चले इतना बड़ा एक गहरा सा गड्ढे जैसा बन गया ये,
इसको क्या बोलते हैं, बीहड़। तो क्या होता है, अपराधी लोगों के छुपने के लिए बढ़िया आइडियल लोकेशन बन जाती है, और इसमें बहुत सारी ऐसी गली टाइप की भी बनती चले जाती है, इधर से ये इधर से ये। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मृदा अपरदन। मतलब चंबल नदी के बहने के कारण यहाँ पर मिट्टी जो है नदी के साथ बहकर चले जाती है, और बड़े बड़े गड्ढे जिनको क्या बोला जाता है, बीहड़ों का निर्माण करती है। अब इसका क्वेश्चन क्या, तो देखिए ये आपका आता है मुरैना जिला यहाँ पे टॉप पर, पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, बिगड़ जाएगा। तो ध्यान ना, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मृदा अपरदन से कौन सा है, मुरैना। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया कि मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा, तो उसका नाम क्या है, मुरैना। हाईएस्ट बोला है मैंने, हाँ अकेला नहीं है, समझना कि मुरैना के अलावा बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरे एरिया में है। हाईएस्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मुरैना पर, यही प्रश्न आता है। प्रॉब्लम तो इधर श्योपुर में भी है, नदी तो इधर से भी बेकार जा रही है, मुरैना भी में भी है, भिंड में भी, दतिया में भी है ना। समस्या तो पूरे एरिया में है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला है, मुरैना जिला। और मृदा अपरदन का दूसरा नाम क्या, दूसरा नाम बोले जरा जल्दी। अरे मृदा अपरदन का दूसरा नाम, रेंगती हुई मृत्यु। ये एग्जाम में आता है, सबसे प्रभावित जिला, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसको सरसों का पठार, सरसों की हांडी, चंबल का उपाद्र प्रदेश बोलते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव एरिया, इफेक्टेड एरिया कौन सा, मुरैना, रेंगती हुई मृत्यु, ये सारी बातें। अब इसमें एक और आता है, यहां पर आता है आपका श्योपुर जिला। यहां पर श्योपुर जिले में कौन से ट्राइब रहते हैं, श्योपुर में सहरिया, गुड, लिखो। तो अपन यहां श्योपुर जिला नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, मध्य भारत के पठार पर सहारिया जनजाति रहती है, शेर के साथ रहने वाला। सहारिया मतलब शेर के साथ रहने वाला, तो नोट कर दो इसको। किसी पठार पर सहारिया जनजाति पाई जाती है। एमपी पढ़ रहे हैं तो भाई ट्राइब के बारे में कुछ भी छोड़ मत देना, जितनी आपको जानकारी मिले कलेक्ट करोगे, काम आएगी। श्योपुर में रहती है, मैंने आपको बताया था। चलो लिखो, इसका क्षेत्रफल, एरिया 32,896, 10.6%, 62%। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,896, 10.62%। ये परसेंटेज याद रखना, ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये 10.62 किसका, 10.62 मध्य प्रदेश के टोटल सरफेस एरिया का। तो कौन सा है, मध्य भारत का पठार है, 10% लगभग। अब एक जरूरी प्रश्न पर आते हैं, या समझने के लिए जरूरी, कि ये वाला पठार किन किन जिलों में है, यानी इस पठार के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित हैं। आप नाम बता सकते हो मुझे, हाँ ठीक है, बिल्कुल राइट है। देखो क्या ये चीजें यदि आप इसे रट्टा मारोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। यदि आप मैप को ध्यान दोगे तो ये चीजें आप एग्जाम में कर पाओगे, और फिर पढ़ने का फायदा। देखो इधर ऊपर की तरफ आया आपका मुरैना, अरे सही है, ये मुरैना, तो मुरैना तो है, नोट कर लो। इधर आया आपका श्योपुर। तो एक चीज ये भी देखो कि मुरैना पूरा कंप्लीटली किसके ऊपर आता है, मध्य भारत के पठार पे। फिर इसके बाद इधर आ जाएगा आपका ग्वालियर, अरे सही है, अरे ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, अभी दतिया की या भिंड की बात अपन बाद में करते हैं, आगे चलेंगे। इधर क्या आ जाएगा, शिवपुरी। तो शिवपुरी का कुछ हिस्सा कहां पर आता है, आपके मध्य भारत के पठार पे, और कुछ का चले जाएगा बुंदेलखंड के। ये दोनों में कॉमन है, मैं आपको समझा रहा हूं, लिखवा दूंगा।
तो देखो मुरैना पूरी तरह से, श्योपुर पूरी तरह से, ग्वालियर भी पूरा लगभग पूरी तरह से, कुछ एक तहसील को छोड़ के। फिर इसके बाद शिवपुरी में क्या दोनों, ये आएगा आपके मध्य भारत के पठार पर भी, और थोड़ा सा हिस्सा इधर का कहां चले जाएगा आपके बुंदेलखंड का, कुछ तहसीलें और आगे चले। फिर इसके आगे इधर पड़ जाएगा आपका क्या गुना, ओवरलैपिंग बहुत हो गई, गुना, तो गुना भी कहां पर आ रहा है, मध्य भारत के पठार पे। फिर इधर बहुत थोड़ा सा हिस्सा टच करता है, ये वैसा उतना परफेक्ट नहीं बना है, ग्रीन कलर से ही मैं बनाता हूं, ये बिल्कुल जरा सा टच करते हुए जाता है, ये यू, तो ये जिला क्या हो गया, यहां से जरा सा टच करता है बिल्कुल। बाकी तो क्या है, ये वाला जिला पूरा का चले जाएगा मालवा के पठार में, लेकिन शाजापुर नहीं है, शाजापुर तो थोड़ा सा नीचे है, ये आता है आपका राजगढ़, रतलाम तो इधर है आकांक्षा जी, ये है राजगढ़, तो राजगढ़ का बस जरा सा हिस्सा टच करता है। फिर देखो इसके आगे ये जो आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जरा सा टच कर रहा है, एक ऊपर जाने के कारण है कि नीचे, ये आगर मालवा जरा सा टच करता है बिल्कुल, तो ध्यान रखना राजगढ़ आगर मालवा जरा से टच करते हैं। फिर आगे इधर जाएंगे, ये कौन सा जिला हो गया, ये तो दिख ही रहा आपको, नीमच, नॉट मंदसौर, नीमच। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये आपको मैप क्यों बताया मैंने, कि जिससे आपको समझने में सुविधा रही, तो आपको कंफ्यूजन दिमाग में हमेशा बना रहता कि राजगढ़ आता है कि नहीं। राजगढ़ का मोस्टली भाग यूं मान के चलो 95% से ऊपर कहां पर है, मालवा के पठार में, लेकिन इतना सा हिस्सा कहां पर चले जाता है आपका मध्य भारत के पठार पे, और वैसे की स्थिति क्या गिरेगी, आगर मालवा की, नॉट शाजापुर। अब ध्यान रखना शाजापुर पूरी तरह से मालवा के पठार पर आ गया, पहले नहीं, और इधर से नीमच और मंदसौर में नहीं है, यह ध्यान रखना। चलिए अपन अब आज लिख लेते हैं, लिखो इस पर मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड पूर्ण रूप से स्थित है, पूर्ण रूप से। ये वो जिले जो पूरे कंप्लीटली किसके ऊपर आते हैं, मध्य भारत के पठार पे, तथा शिवपुरी, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच का कुछ भाग शामिल है। थोड़ा बहुत है, बहुत ही कम है, मैप में तो नहीं था और वैसे अपनी बुक्स में नहीं दिया। अब देखो इनको मंदसौर को लेकर डाउट है, इस डाउट को अभी 2 मिनट आप रखो, मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। अभी थोड़ा टाइम आन दो, क्लाइमेक्स आन दो, ठीक है ना। वैसे मोस्टली के दिमाग में रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का जवाब थोड़ा मुश्किल रहता है, यहां पर तो चांसेस भी कम है, मैं तो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। वैसे फैक्ट्स याद रखो इंटरेस्टिंग, जैसे आपको बताया सरसों की हांडी, सरसों का पठार, चंबल का उपाद्र प्रदेश, रेंगती मृत्यु, ऐसे फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में। चलो अब इसमें अपन लिख लेते हैं यहाँ की नदियां। हाँ, यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, चंबल बिल्कुल राइट है, ये तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। और कोई बताओ यार, 2 ही लोग जवाब देते हैं बस। हाँ, बाकी लोग बोलो आज नदियां कौन कौन सी है यहां, चंबल हो गई, और आगे, हाँ बिल्कुल राइट है, लिखो यहां पर चंबल, पार्वती, काली सिंध, कूनो, कुंवारी बिल्कुल राइट है, कुंवारी नदी भी है यहां स्थित है। चंबल का नाम याद रखना। छोटा मोटी बातें, कुछ ज्यादा वर्ड नहीं है, वैसे एग्जाम ओरिएंटेड तो मैंने आपको कराई दी है। ये सारी नदियां आपको पता है इधर से मालवा से निकलते हुए बहते हुए किधर चले जाती हैं, यूपी में। सभी आप जानते ही बोलते हैं एमपी को नदियों का मायका, यहां से सारी नदियां यूपी में जा रही है उत्तर दिशा में बहते हुए। अब लिखो इस क्षेत्र का निर्माण विंध्यन शैल समूह से हुआ है।
विंध्यन शैल समूह। अब देखिए विंध्यन शैल क्या, धारावाड़ क्या, ये अपन चट्टानों में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा याद करो, विंध्यन शैल समूह से हुआ है। चट्टाने अभी अपन ने नहीं पढ़ी है, हुआ तो अगला चैप्टर वही ले लेंगे। ये सारा क्षेत्र काय का बना हुआ है? विंध्य की चट्टाने, विंध्यन शैल समूह। अब लिखो यहाँ की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आगे भी आएगा, लिखो इस पठार पर रंगीन संगमरमर पाया जाता है। रंगीन मार्बल, कलर्ड मार्बल, रंगीन संगमरमर पाया जाता है। ग्वालियर में, बिल्कुल राइट, जिला लिख लो चाहो तो ग्वालियर। ये खनिज में भी एमपी के मिनरल्स पढ़ेंगे, वहां पर भी आएगा। अब लिखो ये मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी इस पठार पे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, लिख लो। हाँ, अपन आगे लिख रहे हैं वो भिंड के बारे में। यानी ये पठार ऐसा है जो यहां पर इसको क्या होती है, बरसात सबसे कम रिसीव होती है। लिखो यहां अधिकतम 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस हिस्से में मैक्सिमम रेनफॉल कितना होगा? 75 सेंटीमीटर रेन गेज से नापने पे। और देखो इसमें एक और बात आ जाती है, जैसे बोल भी रहते हैं भिंड की, तो आपको मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन? भिंड। और वो कहां पर है? इसी पठार के ऊपर या मध्य भारत के पठार पे। लिखो मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा जल प्राप्त करने वाला जिला भिंड इसी पठार पर स्थित है और उसका नाम है भिंड। और कितनी? 55 सेंटीमीटर। भिंड में सबसे कम बरसात होती है 55। ये भिंड आपका यहां पड़ेगा, इधर मान लो। पचपन। अच्छा, सबसे कम वर्षा यहां हुई, सबसे ज्यादा किस जिले में होती है? सुना आपने मेरा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा जल रिसीव करने वाला जिला कौन सा है? हाँ, और कोई बोले? और अरे बाकी को नहीं मालूम सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है एमपी में? देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए उठाया, आपको भिंड की बात भी मैंने इसीलिए लिखवाई। ये अभी पुलिस एग्जाम में और तुम्हारी फूड वूड कारपोरेशन की होती रहती, वहां आया था। और आई थिंक आपका भी जवाब देख के मुझे लग रहा 100% लोगों ने इसका उत्तर गलत जवाब दिया है। देखिए अभी आप बोल रहे थे पचमढ़ी। पहली बात, पचमढ़ी जिला नहीं है, ठीक है ना। फिर आपने क्या बोल दिया? होशंगाबाद। तो भैया पचमढ़ी बरसात होती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे होशंगाबाद में ही ज्यादा बरसात होती होगी। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का वो जिला जो सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो है बालाघाट। नोट कर लो, इसीलिए मैंने प्रश्न उठाया, शायद सबने ही गलत करा था पुलिस एग्जाम में भी। पचमढ़ी जिला नहीं है। और जैसे बोलो कि पचमढ़ी भाई जिला नहीं है, तो आप जल्दी से नर्मदापुरम बोलने लगते हो, तो नर्मदापुरम नहीं है, बालाघाट। अब लिखो यहां की मिट्टी कौन सी मिट्टी है? यहां पे मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। आप समझते हैं नदियों के कारण कौन सी? हाँ वही जलोढ़ एलुवियल एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश। लिखो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप समझ ही रहे, चंबल नदी बहते जा रही है, कटाव कर रही है। और तो कुछ बहुत इसमें फैक्ट्स है नहीं। अच्छा, यहां का एक और लिख लो, मौसम कैसा सीजन होता है यहां पर? किस टाइप का सीजन होता है? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मतलब क्या? ठंड में ज्यादा ठंड और गर्मी में ज्यादा गर्मी। लिख लो महाद्वीपीय प्रकार का है। और कहने का मतलब क्या?
जब ठंड पड़ेगी तो यहां पे बहुत तेज ठंड पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी तो बहुत तेज गर्मी। ठीक है यहां तक। चलो अगला आओ मालवा का पठार, इसको भी निपटाते हैं अब। मालवा का पठार, अब बताओ मालवा के पठार के बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते हो, पूरी डिटेल नहीं बताना है, क्या क्या। हाँ देखो इन्होंने एक बात बोली बड़ा गजब का कि ये लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है। डिवीजन से कहने का मतलब है इनका प्राकृतिक भाग, जो मैंने अभी लिखवाया है ना, ठीक है। और ये भी अगला क्वेश्चन है, जैसे अपन अभी बरसात के पानी के बारे में बात कर रहे थे ना, कि आप जल्दी से होशंगाबाद या पचमणी या नर्मदापुरम कुछ भी लगा के आते हो, आंसर है बालाघाट। ये भी इन्होंने जवाब दिया, बोले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। देखिए ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेट्यू पठार है, प्राकृतिक भूगोल का नहीं, प्राकृतिक भूभाग नहीं। देखो प्राकृतिक भूभाग में क्या आता है, इसके अंदर कितनी चीजें शामिल है तुम्हारे केंद्रीय उच्च भूमि में, सिर्फ इसको छोड़ दो, सतपुड़ा, मेकाल, श्रेणी और पूर्वी घाट, तो ये पूरा हिस्सा किसका भाग है, तुम्हारी केंद्रीय उच्च भूमि का। तो ध्यान ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग कौन है, केंद्रीय उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि भी नाम है इसका, ये एक ही चीज है। लेकिन मालवा का पठार सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ध्यान रखना दोनों में आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा है, चाहो तो लिख लो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग केंद्रीय उच्च भूमि या मध्य उच्च भूमि है, एक ही चीज है वो। केंद्रीय उच्च भूमि जो सामने लिखा है या मध्य उच्च भूमि है, तथा मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। और ये ध्यान ना, ये इसी का तो भाग है, मध्य उच्च भूमि का या केंद्रीय उच्च भूमि का ही तो भाग है ये, तो इससे बड़ा कैसे हो सकता है। ये एग्जाम में ध्यान रखना, आपने टाइम पे बोला इसीलिए मैंने आपको अलग से समझा दिया। क्या पूछा, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। और एग्जाम में ये भी, अभी तुम्हारे पुलिस की जो एग्जाम चल रही है ना 1-2 साल से, फूड कारपोरेशन, डेयरी वेरी, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और सब ऐसी गलती कर रहे हैं कि फटाफट जल्दबाजी में क्या लगा के आ जाते हैं, बरसात का पूछो तो नर्मदापुरम की पचमणी भूभाग में ये लगा के आ जाता है और बोले मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, 5 बार दिया है, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी है। ये ऐसी टेक्निकल गलती हो रही है। चलो आगे चलते हैं अपन। और क्या नाम, और कुछ बताएं इसके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जल्दी। चलो छोड़ो, लिखो इसे, मैंने क्या पूछा था प्रश्न की, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अरे काली मिट्टी है, दुनिया को मालूम है, विंध्याचल पर्वत है, यही बोल देते, कर्क रेखा निकलती यार, यही बोल देते यार। थोड़ा क्या कॉमन सेंस है कि कर्क रेखा इसके बीचों में इसमें से निकलती है, इतना तो बोल ही देते। चलो खैर ये नहीं पूछना चाह रहा था, मेरा इशारा कुछ और था। लिखो चलो फटाफट लिखो, इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है, समझ गए, गेहूं की डलिया। और एक और नाम है, तुमको सरप्राइज लगेगा, नदियों का मायका पठार भी कहा जाता है, नदियों का मायका पठार। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका एरिया है 88,222 और 28.6%, 88,222 वर्ग किलोमीटर और 28.6, अप्रोक्सीमेट 30 के लगभग। तो कितना बड़ा पठार है ये।
अब अच्छा चलो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो। सिगार चोटी लिखो, इसकी सबसे ऊंची चोटी कहां है? सिगार। 881 मीटर, 881 मीटर ऊंची। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिगार चोटी किस जिले में है, तो कौन से जिले में है ये जिला? क्या बोल रहे हैं, बोले वापिस? कहीं पढ़ा है, सुना है ये नाम? देखो मालवा के पठार की ज्यादातर ऊंची चोटियां या लगभग कर रहे हैं 90% सब इंदौर जिले में है, ये ध्यान रखना। आपको एक ट्रिक बता दी, क्योंकि मैं भी आपको आगे और भी चोटियां लिखाना हूं, तो ये सारी ज्यादातर जो है ना चोटियां सब इंदौर जिले में है, ये ध्यान रखना। लिखो सिगार चोटी है 881 मीटर, सबसे ऊंची चोटी। लिखो इसके अलावा जाना पाओ, जाना पाओ, जाना पाओ पहाड़ियां आपने देखी है वैसे? अरे जाना पाओ आप कभी गए हो? हाँ अच्छा है, आप जाना महू में, ये पास में ही है ये तो। लिखो जाना पाओ 854 मीटर, 854 मीटर। चलो अब इसमें लिख लो जिले मोटे मोटे तौर पे। अब ये इसके ऊपर कौन कौन से जिले आते हैं, कुछ एक के नाम बता सकते हो आप मुझे? मालवा के पठार पर कौन कौन से? हाँ राइट है बिल्कुल, हाँ सही है। चलो ज्यादातर नाम आपने सही बताए, मैं छोटे मोटे तौर पे लिखवा देता हूं, है ना, लिख लो। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिले 18 मालवा के पठार पर स्थित है, यह ध्यान रखना। यानी 1/3 जिले कहां पर है? अप्रोक्सीमेट 1/3 मालवा के पठार पर। लिखो इस पे 18 जिले स्थित हैं और सबसे ज्यादा जिले मालवा के पठार पर ही हैं। यह भी आपका परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। बाय चांस आपसे पूछ ले कि मालवा सबसे ज्यादा जिले किस पठार पर स्थित हैं, तो मालवा का पठार 18 जिले। एक दो नाम लिख लो, इंदौर वगैरह लिख लो, इंदौर, अलीराजपुर, विदिशा रायसेन, विदिशा रायसेन, गुना अशोकनगर। मैं आपको एक टेक्निक से लिखवा रहा हूं, मेरे लिखवाने का स्टाइल समझ जाओगे तो पता चल जाएगा तुमको, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कम लिखवाते हुए भी आपको पूरे लिखवा दिए। विदिशा रायसेन लिख लिया, अशोकनगर लिख लिया, चलो ठीक है। अब एक और लिख लो, इसका निर्माण या इस पठार का निर्माण लावा और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, लावा एंड बेसाल्ट रॉक से हुआ है। लिखो यहां पर मैक्सिमम 125 सेंटीमीटर बरसात होती है, 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। अब एक और बहुत जबरदस्त फैक्ट है ना, कि पूरे देश इंडिया का 75% सोयाबीन का उत्पादन कहां होता है? मालवा के पठार पर। यह नोट कर लो, पूरे देश का 75% सोयाबीन का उत्पादन मालवा के पठार पर होता है। पूरे देश का बोला है मैंने, हाँ, मध्य प्रदेश का नहीं। पूरे देश में जितना सोयाबीन प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मालवा के पठार पे। पूरे देश का 75%, ये इतने हिस्से में 75% जो है पूरे देश का सोयाबीन का उत्पादन हो जाता, पूरे एमपी को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
लिखो जलवायु सम है, सम जलवायु, सम जलवायु क्या मतलब सम जलवायु? हाँ ऐसा मतलब अपन ने अभी पढ़ा था महाद्वीपीय, ये तुम्हारे मध्य भारत के पठार में कि गर्मी में तेज गर्मी, ठंड में तेज ठंड। सम का मतलब क्या? नॉर्मल, ठंड के दिनों में नॉर्मल ठंड रहेगी, गर्मी में नॉर्मल गर्मी रहेगी, दोनों ना कम होगी ना तेज, तो सम जलवायु होती है यहाँ पे। अरे वो आपने सुना होगा फाइयान आए थे, उन्होंने मालवा को क्या बताया था? दुनिया की श्रेष्ठ जलवायु। सही है, आपने बुक्स में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कभी वो मालवा आए थे और उन्होंने क्या बोला था कि मालवा की जलवायु विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है जहां अपन रहते हैं। अब अच्छा एक और आता है, ये मालवा नाम आया कहां से? मालवा कौन है मालवा? ये नाम फ्रेम कैसे हुआ? मालवा मालव जनजाति के नाम पे, मालव जनजाति। अरे आपने एक सरनेम सुना होगा बहुत, मालवीय, ये सरनेम सुना है मालवीय? अरे सुना है कि नहीं सबने? कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो देखो ये मालवीय लोग कौन? मालव। तो इन्हीं के नाम पर क्या बन गया? मालवा का पठार, मालव जनजाति। और ये लोग कौन? जो आज की तारीख में मालवीय सरनेम यूज करते। तो लिखो मालव जनजाति के नाम पर इस क्षेत्र को मालवा का पठार कहा जाता है। ये बहुत प्राचीन है। वैसे मेरा एक मित्र था जो मालवीय, वो बताता था कि ये पूरा मध्य प्रदेश हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है ओरिजिनली। समय के साथ पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चले गई, हम ही मालिक है मध्य प्रदेश के। उसने इसे स्टेटमेंट मुझे बोला हुआ है। खैर आगे अपन पढ़ते हैं। और क्या बचा? हाँ लिख लो। अब अच्छा एक दो लिख लो। वनस्पति कौन कौन सी वनस्पति है यहाँ की? लिखो सागौन, अभी वन पढ़ाए थे, और सागौन, और महुआ, महुआ, तेंदुपत्ता, ये इस क्षेत्र की प्रमुख जो है क्या है? वनस्पतियां हैं। चलो डियर, आज जो है आज का अपना टाइम हो गया। अब अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसकी रिवीजन लगाना, मैं आपको मेन मेन फैक्ट्स ही करवा रहा हूं वैसे तो, है ना। चलो अब आज के लिए इतना बहुत है। बाकी हाँ बोले। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। ठीक है चलो।